हेलो एवरीवन। चलिए आज हम लोग देखेंगे सॉल्यूशन पार्ट 6। आज हम लोग पार्ट 6 में देखेंगे। पिछले वीडियो में हमने देखे थे विलियनों के अणु संख्या गुणधर्म, जिसमें से 4 टॉपिक होता था, जिसमें से पहला चल रहा है। आप लोग को मैं बता चुका हूँ कि पहला जो होता है वो थोड़ा ज़्यादा एरिया, बड़ा अलग अलग टॉपिक्स 2-4 हैं इसमें। तो उसी का आज का पहले में से ही है आज का क्या, राउल्ट का नियम देखेंगे आज, है ना। और ये राउल्ट का नियम जो है 2 तरह के विलयनों पर लागू होता है। पहला क्या, द्रव द्रव विलयनों का वाष्प दाब और राउल्ट का नियम। और दूसरा क्या, ठोस पदार्थों का द्रव में विलयन एवं उसका वाष्प दाब तथा राउल्ट का नियम। यानी द्रव द्रव विलयन का मतलब है इसमें विलेय और विलायक दोनों क्या रहेंगे, द्रव रहेंगे। जबकि इसमें क्या है, ठोस पदार्थ को किसी द्रव में घोलेंगे, उसके बाद जो विलयन बनता है उसको लेकर यहाँ पे वाष्प दाब और राउल्ट का नियम देखेंगे। ठीक है, तो आज ये दोनों टॉपिक्स को क्लियर करते हैं, उसके बाद हम लोग आगे और बढ़ेंगे। तो द्रव द्रव विलयनों में क्या होगा, देखिए द्रव द्रव है तो मैंने यहाँ पे एक विलयन लिया जिसमें क्या है, विलेय भी द्रव है और विलायक भी द्रव है। दोनों को हम लोग यहाँ पे मिलाते हैं और दोनों का जब टेम्परेचर देते हैं और एक टेम्परेचर को स्थिर कर देते हैं तापमान के बाद, और स्थिर तापमान के बाद यहाँ पे टेम्परेचर उसको मिलता जाएगा स्थिर ताप। तो यहाँ पे जो भी दोनों अलग अलग द्रव हैं, दोनों इसमें मान लो 2 अलग अलग द्रव मिला है और दोनों द्रव का यहाँ पे क्या होगा, वाष्प बनते जाएगा और वाष्प यहाँ पर क्या होते जाएगा, भरते जाएगा। और ये पात्र क्या है, बंद पात्र है। और यहाँ पे वाष्प जब बनते जाएगा, एक स्थिति ऐसी आएगी जब यहाँ पे बहुत सारा वाष्प बनेंगे और ये क्या होगा, यहाँ पर आकर वापस संघनित होने लगेगा। तो यहाँ पर ये द्रव के पृष्ठ के सतह के ऊपर यहाँ पे क्या हो जाता है, संघनित होकर वापस द्रव बनते हैं। तो कुछ द्रव गैस बनते जा रहे हैं और गैस संघनित होकर वापस द्रव बन रहे हैं। तो इस तरह से पृष्ठ के सतह पर यहाँ पे क्या बन जाता है, एक साम्यावस्था आ जाता है। और साम्यावस्था की स्थिति में यहाँ पे क्या होता है, अलग अलग द्रवों का वाष्प दाब यहाँ पे अलग अलग होता है। यानी कि हम लोग क्या कहें कि जितना उसमें उसका मोल अंश है उसी के बराबर उसमें क्या होगा, उसका वाष्प दाब होगा। यानी जितना विलेय है उसका वाष्प जितना होगा उसके उस पर वाष्प दाब लगेगा। तो अलग अलग अवयवों के वाष्प का जो दाब होगा वो अलग अलग होगा। तो यहाँ पे परिभाषा क्या बनेगा, देखिए निश्चित ताप पर वाष्पशील द्रवों के विलयन में प्रत्येक अवयव का, यहाँ पे द्रव अलग अलग द्रव है यानी एक विलायक एक विलेय है, तो दोनों का वाष्प दाब प्रत्येक अवयव का, प्रत्येक अवयव मतलब अलग अलग का आंशिक जो दाब होगा, यानी कि ये वाष्प का यहाँ पे नीचे में दाब लगेगा, इसको दबाएगा यहाँ पे सतह पे, तो वो जो दाब होगा विलयन में उसके मोल अंश के समानुपाती होता है। ये आप अच्छे से याद रखिए, किसके, मोल अंश। मोल अंश कहने का मतलब ये होगा कि उसमें कितनी मात्रा उपस्थित है। किसी भी चीज का मोल अंश हम क्या कहते हैं कि उसमें कितनी मात्रा है ना। मोल संख्या पढ़े थे 11वीं में, एवोगेड्रो संख्या से रिलेटेड है। तो इस तरह से मोल एक उसकी संख्या या उसके मात्रा को बताता है। तो जितनी मात्रा में जो रहेगा वो उतना ही वाष्प दाब प्रेशर देगा, ठीक है, उतना ही वाष्प दाब। कम मात्रा में रहेगा तो उसका वाष्प दाब कम रहेगा, ज्यादा मात्रा में रहेगा तो उसका वाष्प दाब भी ज्यादा रहेगा। तो यहाँ पे अलग अलग अवयव के जो भी होंगे उसका आंशिक दाब जो या वाष्प दाब, आंशिक दाब का मतलब सीधा सीधा उसका वाष्प दाब विलयन में उसके मोल अंश के समानुपाती होता है। तो मोल जो होता है, मोल अंश मतलब आप समझिए उसकी मात्रा, या हम लोग मोल प्रभाज जो बोलते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मोल अंश बोलते हैं। मोल प्रभाज आप पढ़े हो एक्स, ठीक है, और ये होता है मोल अंश एक्स, मोल प्रभाज या मोल अंश बोल सकते हो। और अगर ये ए का है तो यहाँ पे एक्स ए लिख देंगे, और अगर ये बी का है तो इसको क्या लिख देंगे, एक्स बी। यानी ए का है तो एक्स ए, बी का है तो एक्स बी, है ना। विलायक का मोल प्रभाज या मोल अंश एक्स ए और विलेय का मोल प्रभाज या मोल अंश एक्स बी। क्लियर। तो इस तरह से, तो चलिए मान लो ये जो द्रव है दोनों पूर्णतः अमिश्रणीय है। ये जो द्रव है दोनों, यहाँ पे हम लोग 2 द्रव मिलाए हैं, वो पूर्णतः अमिश्रणीय है, जैसे जल और तेल, ठीक है। तो वाटर और ऑयल ले लो तो ये दोनों अमिश्रणीय है। तो मान लो हमने क्या बोला कि हमने लिया 2 ए और बी, क्या लिया, ए और बी, यानी 2 ठो द्रव है हमारे पास, दोनों अमिश्रणीय है पूर्णतः। एक मान लो वाटर है और एक क्या है, ऑयल है। उसका जो ए का जो मोल अंश होगा एक्स ए होगा, बी का जो मोल अंश होगा एक्स बी होगा। मोल अंश मतलब उसकी मात्रा या उसकी मोल प्रभाज। क्लियर। तो ए का एक्स ए, बी का एक्स बी। अब इन दोनों का जितना जितना मात्रा है उतना उतना वो प्रेशर डालेंगे, वाष्प दाब बनाएंगे। तो वो जो उनका अपना अपना आंशिक दाब होगा वो क्या होगा, ए का पी ए और बी का पी बी, यानी प्रेशर ऑफ
ए, प्रेशर ऑफ बी, तो उनका वाष्प दाब क्या होगा, ए और बी। ठीक है, तो हमने लिया क्या, ए और बी पूर्णतः मिश्रण ये है, दोनों का अंश कितना है, मोल अंश एक्स ए एक्स बी, दोनों का दाब कितना है, अलग अलग, पी ए और पी बी। क्लियर। अब यहाँ पे परिभाषा के अनुसार हमने क्या देखा, निश्चित ताप पर वाष्पशील द्रवों के विलयन में प्रत्येक अवयव का आंशिक दाब विलयन में उसके मोल अंश के क्या होता है, समानुपाती होता है। यानी उसका जो आंशिक दाब पी ए, अगर ए की बात करें, और उसका मोल अंश एक से, तो यहाँ पे हम लोग परिभाषा के अनुसार क्या लिखेंगे, समानुपाती। तो समानुपाती चिन्ह ये होता है, आप देखिए। तो मान लो मैं बोलता हूं ए का जो प्रेशर है या वाष्प दाब पी ए, वो किसके समानुपाती होगा, यहाँ पे समानुपाती चिन्ह लिख दिया, उसके अपने मोल अंश के समानुपाती होगा। तो पी ए समानुपाती 1 से, दोनों को हमने क्या कर दिया, समानुपातिक चिन्ह में लगा दिया। क्लियर। अब जैसे हम लोग समानुपातिक चिन्ह को हटाते हैं तो क्या लिखते हैं, बराबर लिखते हैं, और उसके साथ हम लोग क्या लगा देते हैं, यहाँ पे इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, ये आपका 1 से ए का 1 से ए हो गया, और पी ए का पी ए, और ये समानुपातिक चिन्ह हटाने के बाद हमने क्या रख दिया, उसके बीच में बराबर। और जैसे समानुपातिक चिन्ह को हटाते हैं तो हम लोग एक नियतांक लेते हैं, तो यहाँ पे हमने क्या लिया, P0A। P0 एक नियतांक है जो कि समानुपातिक नियतांक है। क्लियर। इस तरह से यहाँ पे ये हो गया ए का, यानी विलायक का वाष्प दाब उसके मोल अंश के समानुपाती, और उससे शुद्धतम अवस्था में उसके दाब के समानुपाती इक्वल हो जाएगा। क्लियर। तो ये बन गया। ऐसे ही अगर मैं लिखूं यहाँ पे बी का, तो पी बी समानुपातिक क्या हो जाएगा, पी बी समानुपातिक हो जाएगा एक्स बी, यानी हम लोग उसी के मोल अंश के समानुपाती होता है, अपना अपना आंशिक। तो यहाँ पे पी बी समानुपातिक एक्स बी। आगे इसको हम लोग करेंगे, समानुपातिक चिन्ह को हटाते हैं, तो यहाँ पे पी बी समानुपातिक को हटाते हैं तो बराबर लिखते हैं। उसके बाद क्या है, एक्स बी है, तो यहाँ पे हम लोग एक्स भी लिखते हैं, और समानुपातिक को हटाने के बाद बराबर लिखे। तो जैसे ही बराबर लिखते हैं तो उसको हम लोग कंप्लीट कराने के लिए यहाँ पे क्या लेते हैं, एक हम लोग लेते हैं समानुपातिक नियतांक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, P0B। तो ये दोनों आपका बन गया। ठीक है, यानी कि उस विलयन में ए का कितना वाष्प दाब होगा, एक्स ए इंटू P0A, बी का कितना होगा, एक्स बी इंटू P0B। क्लियर। अगर मैं बोलूं कि इस विलयन का कुल वाष्प दाब, यानी कि यहाँ पे ए का अलग अलग देखे थे, ए और बी का मान लो अलग अलग, तो मान लो दोनों का अगर हम लोग देखें कुल वाष्प दाब, तो कुल वाष्प दाब में क्या हो जाएगा, ए प्लस बी हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा, मान लो कुल, यहाँ पे मैं ए या बी नहीं लिख रहा हूं, टोटल लिख रहा हूं, तो कुल वाष्प दाब जो होगा उसका P बराबर P0A, सॉरी PA प्लस PB, क्योंकि कुल अगर हम लोग निकालेंगे, कुल वाष्प दाब निकालेंगे, तो ए का और बी का दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, प्लस। तो ये हो जाएगा क्या, PA प्लस PB, और PA और PB का दोनों का वैल्यू को हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे। तो ये आगे क्या हो जाएगा, PA का जगह में हम लोग क्या लिखेंगे, XA P0A प्लस XB, यहाँ PB है तो PB का वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, XB और P0B। यहां तक समझ में आया। देखिए, ए के जगह में इतना लिखेंगे, बी के जगह में इतना लिखेंगे। क्लियर। ये हो गया बी का, ये हो गया ए का, है ना। तो इतना हो गया, तो कुल मिलाकर हमारे पास क्या आ गया, यहां पे देखिए P इक्वल टू आ गया XA P0A प्लस XB P0B। क्लियर। 1 मिनट। हाँ, यहां पे मैं यही बोल रहा था कि अगर हम लोग कुल निकालें तो कुल का क्या हो जाएगा, टोटल ए का और बी का जोड़ देंगे, है ना। अगर टोटल प्रेशर देखेंगे तो ए का और बी का प्रेशर दोनों का, अब इन दोनों का वैल्यू जो होता है इतना, यहां से देखे हैं तो इन दोनों का इतना आ जाएगा। तो कुल मिलाकर क्या आ गया, पी का वैल्यू आ गया हमारे पास, सीधा सीधा ये जो वैल्यू आया है इतना, ये किसका वैल्यू है, टोटल प्रेशर का। ठीक है। अब इसमें ध्यान दीजिए, हम लोग XA का वैल्यू अगर हम लोग रखें तो आपको मैं बता दूं, हम लोग मोल प्रभाज जो होता था, मोल प्रभाज हम लोग देखें तो आप लोग यहां से देख लीजिए, एक दूसरा यहाँ पे X मोल प्रभाज A और प्लस XB, यानी किसी भी विलयन में कुल मोल प्रभाज बराबर होता है 1। कितना होता है, 1।
यहाँ पे आप इसको अच्छे से याद रखिए, हर सिचुएशन में फॉलो करता है। एक्स ए इक्वल एक्स बी बराबर कितना होता है 1, यानी मोल प्रभाज ए मोल प्रभाज बी इक्वल टू 1, ये हमेशा 1 आता है ये वैल्यू। ये आप लोग पिछले जब हम लोग मोल प्रभाज मोलरता वगैरह देख रहे थे वहां से मैं बताना भूल गया था, आप लोग उसको याद रखना कि ऑलवेज क्या होता है, जितने भी उसमें कंटेंट होंगे जो भी उसका टोटल मोल प्रभाज कितना होता है 1 होता है। तो अगर मैं यहाँ पे ए का वैल्यू निकालूं तो इस बी को उस साइड ले जाऊंगा तो इसमें क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी, अगर यहाँ पे प्लस है तो इस साइड आकर क्या हो जाएगा माइनस एक्स बी। क्लियर, यह क्या हो जाएगा, यहां से प्लस में था उधर जाके माइनस में हो गया, तो 1 माइनस एक्स बी। एक्स ए का वैल्यू कितना हो गया 1 माइनस एक्स बी। तो यहां पे मैं क्या रख दूंगा, यहां पे एक्स ए का वैल्यू मैं रख दूंगा 1 माइनस एक्स बी। तो यहाँ पे आगे क्या हो जाएगा, इसका आगे हो जाएगा, यहाँ पे मैं क्या रखूंगा 1 माइनस एक्स बी। तो यहाँ पे हो गया 1 माइनस एक्स बी हो गया, ये इसको मैंने कोष्टक में कर दिया। उसके बाद क्या है पी जीरो ए प्लस एक्स बी पी जीरो बी, ये हो गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हो जाएगा पी जीरो ए इंटू 1 है तो पी जीरो ए, और यहाँ पे क्या हो जाएगा पी जीरो ए एक्स बी। तो एक्स बी अब दोनों साइड हो जाएगा, फिर उसका हम लोग कॉमन निकालेंगे। तो मैं थोड़ा सा इसको मिटा देता हूं। ये देखिए आगे मैं आपको ले जाऊंगा, यहां से जो होगा, यहाँ पे किसका आ रहा है पी, तो यहाँ पे p इक्वल टू इतना आया, ये p इक्वल टू इतना, तो आगे क्या हो जाएगा p इक्वल टू ये पी जीरो ए, ये मल्टीप्लाई होगा दोनों के साथ, ये यहाँ पे, तो ये हो जाएगा पी जीरो ए माइनस एक्स बी पी जीरो ए, ये हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद प्लस और एक्स बी पी जीरो बी, ये इतना। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक्स बी दो यहाँ पे है ना, तो इसका हम लोग कॉमन ले लेंगे उसको, तो बचेगा क्या 1 मिनट। देखिए यहाँ पे ये जो बीच में है माइनस में है और ये लास्ट में है वो प्लस में है, तो मैं इसको इस तरह से भी कर सकता हूँ, इस माइनस को उस साइड प्लस को बीच में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिए आगे पी जीरो ए और यहाँ पे प्लस, इसको मैं इधर ले आ रहा हूँ एक्स बी और पी बी, ये समझने के लिए है, वैसे आप डायरेक्ट कर सकते थे। फिर माइनस में क्या हो जाएगा एक्स बी और पी जीरो ए। अब मैं इतने में से एक कॉमन लूंगा, इतने में से, ठीक है, इन दोनों में क्या कॉमन है एक्स बी, तो उसको मैं क्या करूंगा बाहर कर दूंगा, ये पी जीरो ए ये हो गया, फिर प्लस के यहाँ पे प्लस लिख दूंगा और एक्स बी बाहर कर दूंगा, तो बचा का पी बी और पी जीरो। अच्छा ये पी बी जो है यहाँ से है तो ये जीरो है ऊपर में, यहाँ पे याद रखना। तो ये क्या हो जाएगा पी जीरो बी और पी माइनस, यहाँ पे माइनस है पी जीरो ए, और ये जो एक्स बी है उसको मैंने क्या कर दिया इसमें से बाहर कर दिया, तो एक्स बी कॉमन एक्स बी। क्लियर, तो यहाँ पे पी जीरो ए और उसके बाद एक्स बी बाहर, बचा क्या पी जीरो बी माइनस पी जीरो ए। यही आपका क्या बन जाता है ये टोटल सॉल्यूशन का क्या हो गया प्रेशर, वाष्प दाब। तो ये टोटल प्रेशर या कुल वाष्प दाब क्या हो जाएगा पी जीरो ए और इन प्लस पी जीरो बी माइनस पी जीरो ए, और ये कोष्टक में रहेंगे, उसके बाद एक्स बी यानी विले का मोल अंश। क्लियर, तो ये आपका राउल्ट के नियम से इतने आपको शो करना है। राउल्ट का अगर नियम पूछा जाता है तो इस तरह से ये आपका चलेगा। परिभाषा यहाँ पे थोड़ा सा बता देना, द्रव विलयन में क्या होते हैं, दोनों विलय और विलायक दोनों ही द्रव रहेंगे, फिर उसमें वाष्प दाब बनेंगे, एक चित्र मैंने बताया था। फिर ये परिभाषा, फिर इस तरह से मान लो वो ए बी है, उनका मोल अंश ए और ए बी एक्स बी, फिर ये उनका क्या है वाष्प दाब अलग अलग,
और इस तरह से उनका फिर परिभाषा के अनुसार समानुपातिक चिन्ह हटाने के बाद ये, फिर बी का बी, और टोटल अगर हम लोग देखें तो ए प्लस बी, फिर ये इस तरह से आएगा और ये इस तरह से आपका आगे होगा। ठीक है, ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्लियर? तो चलिए, ये हो गया द्रव द्रव का। अगर हम लोग ठोस पदार्थों का द्रव में विलयन, यानी मान लो शक्कर को हमने द्रव में घोल दिया तो ठोस पदार्थों का द्रव में विलयन हो जाएगा, तो उसका वाष्प दाब और राउल्ट का नियम क्या होगा? तो लगभग सेम है, थोड़ा सा अंतर है। चलिए उसको मैं आपको बता देता हूं। तो ये मैं मिटा दे रहा हूं इसको। अच्छा, एक चीज मैं भूल रहा था, इसमें जो राउल्ट का नियम है उसमें एक ग्राफ बनता है, उस ग्राफ को देखो कैसे बताना है आपको। यहाँ पे देखिए, मैंने एक ग्राफ बनाया है और ग्राफ में क्या है, यहां से इस तरह से इस कोने से शुरू हो रहा है कौन सा, यहां से शुरू हो रहा है बी का, तो बी यहाँ पे 0 है। देखो ये जो लाइन है ये किसका है? बी का है, बी का वाष्प दाब है विलेय का, और ये जो लाइन है वो किसका है? ए का है, यानी विलायक का। तो आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे विलायक जो ए है यहाँ पे 0 हो जाता है, तो ए को हम लोग इस साइड क्या लेंगे? 0 लेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या है? 0 हो गया। अब यहाँ से बढ़ते 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 जाएगा और यहाँ पे बड़ा हो जाता है, यानी ऊपर पहुंच जाता है। तो यहाँ पे ए को हम लोग क्या लेंगे? 1, और बी जो है यहाँ पे 0 है, यानी एक साइड ए को ऊपर रखना है। तो ये बढ़ते 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 ए यहाँ पे ज्यादा हो गया, और ये बी जो है यहाँ पे 0 है, तो यहाँ से 0 से स्टार्ट होते होते इधर जाकर ये बढ़ता है। तो हम लोग देखते हैं कि एक्स ए बराबर एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर क्या होता है? 1 होता है। तो अगर हम लोग इसको 1 लेते हैं तो इसको 0 लेना पड़ेगा, और इधर इसको ए 1 लेते हैं तो इसको 0। तो एक साइड ए 1 रहेगा और एक साइड बी को 1 रखेंगे, और जो अपोजिट में बचेगा उसको 0 रखेंगे। क्लियर? तो ये मूल अंश है। तो यहाँ पे देखेंगे तो इस साइड बी 0 है, और यहाँ पे देखेंगे तो ए 0 है, और ऊपर में देखेंगे तो बी यहाँ पे 1 है, इसलिए बी के वैल्यू हाईएस्ट रहेगा, बी 0 है, और यहाँ पे तो ठीक है। और दोनों को जब यहाँ पे मिला देते हैं, दोनों के हाईएस्ट को, तो यहाँ पे पी टोटल वैल्यू आएगा और पी ए प्लस पी बी। क्लियर? तो ये याद रखना। और यहाँ पे 1 और ये 0, यहाँ पे 1 और ये 0। ठीक है, तो एक 1 होगा, एक 0 होगा, क्योंकि इस सूत्र के अनुसार क्या होता है? एक्स ए बराबर, तो इस तरह से होगा ही, है ना। एक अगर एक 1 है तो दूसरे का वैल्यू 0 होगा। तो इस तरह से इस ग्राफ को आप समझ लीजिए। क्लियर? चलिए इसको मैं मिटा देता हूँ। तो चलिए यहाँ पे देखिए, ठोस पदार्थों का द्रव में विलयन एवं उनका वाष्प दाब तथा राउल्ट का नियम अगर हम लोग देखें तो इसमें ठोस पदार्थ हम लोग शुगर ले लेते हैं और उसको द्रव में मिला देते हैं, यानी पानी में, तो उसका विलयन हो जाएगा। और उसके अनुसार अगर राउल्ट का नियम देखें तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो ठोस पदार्थ है उसमें घुल गया है उसका तो वाष्प नहीं होगा, है ना, केवल किसका होगा? द्रव का वाष्प होगा। तो उसी का ही यहाँ पे वाष्प जो है वाष्प दाब बनाएगा, ठोस का तो नहीं बनाएगा। तो उसके अनुसार क्या हो जाएगा? स्थिर ताप पर किसी अवाष्पशील विलेय, यानी हम शुगर मिला दिए हैं तो अवाष्पशील विलेय है वो वाष्पित नहीं होता। तो स्थिर ताप पर किसी अवाष्पशील विलेय के विलयन में विलयन का वाष्प दाब यानी कुल वाष्प दाब क्या हो जाएगा? उसमें उपस्थित विलायक के मोल अंश के समानुपाती। यहाँ पे देखो केवल किसका लिख दिया? विलायक के मोल अंश के समानुपाती, क्योंकि विलेय जो होगा उसमें वो नहीं वाष्प दाब दिखाएगा क्योंकि वो अवाष्पशील है। तो केवल इसमें किसके मोल अंश के समानुपाती होगा? विलायक के। क्लियर? विलयन का कुल वाष्प दाब। तो इसके अनुसार हम लोग अगर बात करें, यदि विलायक का वाष्प दाब क्या लें हम लोग? पी ए लें, और उसका मोल अंश क्या लें? एक्स ए लें। ठीक है, मोल अंश एक्स ए और उसका वाष्प दाब पी ए, तथा विलायक की शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब, शुद्ध अवस्था जब भी बोले तो उसमें 0 लगा देना है, तो P0A हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों में क्या अंतर है? विलायक का केवल वाष्प दाब है, शुद्ध अवस्था में 0, P0A। तो राउल्ट की इस परिभाषा या इस नियम के अनुसार क्या हो जाएगा? P0 समान PA समानुपाती XA। ठीक है, कि उसका वाष्प दाब क्या होता है? उसके हम लोग पिछले में देखें कि विलायक का वाष्प दाब उसके मोल अंश के समानुपाती होता है, तो यहाँ पे हमने समानुपाती चिन्ह लगा दिया। अब इस समानुपाती चिन्ह को हटाते हैं तो बराबर लिखते हैं, और बराबर लिखते हैं तो एक नियतांक लेते हैं, तो P0A हम लोग शुद्ध के रूप में, शुद्ध अवस्था में उसका वाष्प दाब के बराबर होता है। तो ये बन गया आपका, ये इस स्थिति में इसका सूत्र बन गया। तो राउल्ट का ये सूत्र को व्युत्पत्ति करना रहता है, कभी कभी इसको पूछा गया है कई बार। तो ये PA इक्वल टू XA इंटू P0A। अगर इसको हिंदी में लिखोगे तो PA को हम लोग लिखेंगे विलयन का वाष्प दाब, XA को लिखेंगे विलयन में विलायक का मोल अंश या मोल प्रभाज, और यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब गुणा है, तो ये मल्टीप्लाई है, गुणा है, और P0A शुद्ध विलायक का
वाष्प दाब। क्लियर। तो ये हो गया इस तरह से। अगर इसका ग्राफ देखें तो ग्राफ में देखिए यहाँ पे हम लोग जीरो लेंगे, यहाँ पे पी ए या सॉरी यहाँ पे हम लोग उसके मोल अंश को कितना लेंगे, जीरो। तो यहाँ पे हो जाएगा जीरो स्थिति, और यहाँ पे एक क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे जीरो है तो ये बढ़ते बढ़ते या बढ़ते बढ़ते क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो गया। 1 हो गया तो यहाँ पे शुद्ध अवस्था में उसकी वाष्प दाब इतनी हाइट, इतना वाष्प दाब उसका पहुंचता है। तो यहाँ पे A1, यहाँ पे 0। तो ये हो गया इसका वाष्प, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। क्लियर। तो इसमें हम लोग को लिखना क्या है कि किसी विलयन में वाष्प दाब, किसी अवाष्पशील विलेय वाले विलयन में विलायक का वाष्प दाब के इक्वल टू हमारा क्या होता है, कुल विलयन का। और इसकी क्या बनती है, एक सरल रेखा बनती है। इसके ग्राफ या वक्र बनाने में इसकी क्या बनती है, सरल रेखा बनती है। तो इस तरह से ये आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। लगभग 20 मिनट हो गया होगा और ज़्यादा वीडियो हो जाए, ज़्यादा लंबा नहीं बनाना है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग इसी में से कुछ देखेंगे। विलयन जो होते हैं 2 प्रकार के, आदर्श विलयन, अनादर्श विलयन, और एजियोट्रॉप स्थिर क्वाथी मिश्रण जिसको बोलते हैं। तो वो 2-3 पॉइंट और इसमें देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। क्लियर। चलिए, ओके, थैंक यू।